सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दिस इज युवराज और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। हमारे साथ एक गेस्ट भी है आज, प्रायुष राय। ठीक है, तो इन्होंने अभी 2020 में ही अपना मेंस दिया है। बहुत लोग, आप लोग पहले से इनको जानते होंगे। इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट। आज हम बात करने वाले हैं कि जेई की जो अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, पोस्टपोन हो गया, अभी बोल दिया जून में होगा, तो फिर बाद में कब होगा कब नहीं होगा। बहुत बच्चे बोल रहे हैं भैया फोकस लूज हो रहा है हमारा, कि अब अभी पढ़ना स्टार्ट करें नहीं करें, मेंस पढ़ें या एडवांस पढ़ें, रिवीजन करें या कुछ नया पढ़ें। तो क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों ने तो पढ़ना छोड़ ही दिया है कि पोस्टपोन हो गया तो बाद में पढ़ेंगे। तो कैसे फोकस रह के पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, वो आज करेंगे बात प्रायुष से। तो हेलो प्रायुष, हाउ आर यू, और अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। थैंक यू युवराज भैया। अभी तो ठीक, बहुत बढ़िया चल रहा है सीन। और इंट्रोडक्शन बताता हूँ मैं, तो मैंने अपना जेईई मेंस यार 2020 में दिया था और मेरी 99.10% आई थी जनवरी अटेम्प्ट में। और मैंने यार अपना दूसरा अटेम्प्ट सितंबर अटेम्प्ट में दिया था, उसमें मेरे 205 मार्क्स आए थे। ऑल तो थोड़ा सा परसेंटाइल का चक्कर आपको पता ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, उसमें चीज़ें डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट पे। और बात करते हैं यार, फिलहाल तो मैं NSIT में हूँ, NSIT NSUT, और वहाँ पे मैं EC प्लस IoT ब्रांच में इनरोल्ड हूँ। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ बेसिकली, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अपना जेईई मेंस दिया। इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन था। एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा, प्रायुष राय नाम से, ऑलमोस्ट 20K होने वाले हम लोग। बस यही था अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मेनली आज फोकस यही था प्रायुष को बुलाने का, क्योंकि मैंने 2019 में दिया था, तो मेरे टाइम पे पोस्टपोनमेंट की भसड़ नहीं हुई थी, प्रायुष के टाइम पे हुई थी। बहुत ज़्यादा इनको पता है कैसे मैनेज करना है, ठीक है, क्या माइंडसेट रहना चाहिए, तो उसी के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पता है, हम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोचिंग होना, किसी की गाइडेंस होना कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कितना ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अभी टाइम चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम ऑफलाइन कोचिंग तो नहीं जा सकते हैं, तो ऑनलाइन में येस अराउंड बेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑनलाइन कोचिंग अगर हमें लेनी है तो अनअकैडमी, और अनअकैडमी की IIT जेईई में, ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके, आपकी हेल्प हो जाए, इसलिए कॉम्बैट टेस्ट होता है एवरी संडे सुबह 11 बजे। उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जाके एनरोल करना है यूजिंग माई कोड ERMY, आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो 150 रैंक को स्कॉलरशिप मिलेगी, और जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। आप उनसे जाकर पढ़ सकते हो जो कोटा में पढ़ाते हैं, जिनको 17-18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिनकी खुद की बुक्स लिखी हुई है, जिन्होंने अभी जाओ स्कॉलरशिप जीतो, एनरोल करो यूजिंग कोड KER। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है कि अनसर्टेनिटी जो है, पोस्टपोन हो गया है, तो क्या करें, फोकस अपना कैसे रखें, अभी पढ़ें या ना पढ़ें, क्या करना चाहिए? तो भैया देखो, जब जैसी मतलब हमारे वक्त पे सबसे पहली बार पोस्टपोन हुआ था, तो स्टार्टिंग में तो सब लोग, हर कोई कंफर्ट जोन में चला जाता है ना, कि भाई अब तो पोस्टपोन हो गया। हमारे वक्त पे तो कुछ भी डेट्स वेट्स कुछ अनाउंस नहीं की थी, बस पोस्टपोन कर दिया था। उसके 2-3 हफ्ते बाद हमें बाद में बताया कि भाई मई एंड के बाद हम लोग कोई फैसला लेंगे। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी बहुत कंफर्ट जोन में चला गया था, और वही सबसे बड़ी मैंने यहाँ पे दिक्कत कर दी थी, है ना, कि मैं एक बार कंफर्ट जोन में चला गया तो मतलब मेरा पूरा फ्लो टूट गया था। तो वही चीज कहूंगा यार, अपना फ्लो मत टूटने देना। अगर यार अभी भी मतलब पहले आप जब आपका जेईई मेंस होने वाला था तो आप 10-12 घंटे या 8-10 घंटे जितने भी पढ़ते थे, अभी भी ट्राई करो यार 6-7 घंटे, 5-6 घंटे तो मिनिमम डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो। अगर आप उतना भी नहीं पढ़ पा रहे तो 10-12 घंटे पहले जितना नहीं पढ़ पाए तो एटलीस्ट उसका 70-80 हम लोग पढ़ रहे हो। क्योंकि यार अगर अभी आपने अपना वो होता है ना फ्लो तोड़ दिया, तो बाद में जाने का एकदम मतलब जब और पोस्टपोन होने लगेगा तो आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो ट्राई करना यार अपना फ्लो ना टूटे, क्योंकि अगर फ्लो टूट गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बट बच्चे बोल रहे हैं कि भैया पोस्टपोनमेंट हो गया तो अभी पढ़ने का ना मन नहीं कर रहा है, जब पेपर पास आएंगे तभी दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमें फोकस कैसे करके रखना है? फोकस करना है ठीक है, बट कैसे करना है वो बताओ। यार ये भैया आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो बहुत टफ क्वेश्चन है। मतलब हर बंदे के लिए उसका आंसर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जो चीज हो सके मेरे लिए वर्क करे वो किसी और के लिए ना वर्क करे, है ना। तो वही फोकस का ऐसा कोई आंसर नहीं है कि भाई ये कर लो तो तुम्हारा फोकस आ जाएगा वापस, ठीक है। तो यार वो आपकी गोल्स पे, मतलब आप क्यों जेईई करना चाहते हो, ठीक है, आपके अभी तक पिछले अटेम्प्ट कैसे गए थे उस पर भी, अगर यार आपके खराब गए तो आपके पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है। किसी बंदे की ऑलरेडी 99.5% आ गई तो अब उसे सीधा एडवांस पे फोकस करना है। और अगर वो नहीं भी उसके पास एक कॉलेज तो ऑलरेडी आ गया है
99.5 परसेंटाइल पे। बट हाँ यार, अगर आप एक ऐसे बंदे हो आपकी 90 आई है, 95 आई है परसेंटाइल, तो यार आपको डेफिनेटली और अच्छा करना है अगर आपको कोई बढ़िया कॉलेज चाहिए तो प्लीज मेक श्योर यार फोकस अपना, मतलब ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं है कि यार मैं बता दूं आपका फोकस वापस आ जाएगा कि ये दो इंग्रेडिएंट है, ये घोट के ऐसे पी लो और फोकस आ जाएगा। वही चीज है एग्जैक्टली, वही बच्चे पूछते हैं भैया फोकस कैसे करें, ऐसा कोई मतलब फिक्स तरीका नहीं है ना। वही आपके यार जो भी आपके मतलब आप क्यों जेई करना चाहते हो, आपका रीजन क्या है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। कि अगर आप पेरेंट्स बोल रहे हैं तो इसलिए कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका मन एकदम नहीं करेगा पढ़ने में। अगर खुद से कि भाई अच्छे कॉलेज में जाना है यार, अच्छे कॉलेज में जाएंगे वहाँ अच्छा पीयर ग्रुप मिलेगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये सब फैक्टर्स हैं। या फिर यार मुझे अपने फैमिली की कंडीशन अच्छी रेज करनी है, ठीक है, हम मिडिल क्लास में बॉर्न हुए थे बट यार हमें अच्छे मतलब लाइफस्टाइल जीनी है मुझे फ्यूचर में जाके, तो वो सब छोटे छोटे जो आपके रीजन होते हैं ना, वो आपको पुश करते हैं, आपको फोकस बनाते हैं कि भाई मुझे पढ़ना है। और इस वक्त मेरे टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन यही है कि मैं पढूं, ठीक है, ना कि यार मैं कोई वेब सीरीज देख रहा हूँ। स्टार्टिंग में यार ये दिक्कत हुई थी मेरे साथ भी कि मतलब फ्लो टू मतलब मेरे को मैं थोड़ा बोलना आसान है, वो कंफर्ट जोन, वही एग्जैक्टली मैं भी थोड़ा कंफर्ट जोन में चला गया था। और फिर उसके बाद मेरे को मतलब थोड़ी सिकनेस हो गई थी, थोड़ा मैं बीमार पड़ गया था, 1-2 हफ्ते तक मैं बेड पे पड़ा रहा। फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है ना, क्योंकि 2-3 हफ्ते का जब गैप हो जाता है ना, तो उसके बाद आप दोबारा 10-12 घंटे, जैसे मैं जब मतलब नॉर्मली मुझे पता था जेई मेरा 10-15 दिन बाद था, तो मैं आराम से 10-12 घंटे पढ़ लेता था। बट फिर जब पोस्टपोन हुआ ना, तो उसके बाद और फिर ये सब जब हो गया, 2-3 हफ्ते ब्रेक हो गया पूरा, फिर उसके बाद 10-12 घंटे पढ़ना, हाँ उसके बाद वो फ्लो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर आपको अगले 2-3 हफ्ते फ्लो बनाने में ही लग जाते हैं कि भाई पहले 6-7 घंटे पढ़े, फिर पुश कर रहे हैं, फिर बीच में कभी 1-2 दिन डाउन हो गया, तो वो चीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और वो मेरे ख्याल से आप धीरे धीरे करके ओवरकम कर लोगे, बट वही है आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दिन भर मूवीज ही देख रहे हो या दिन भर इंस्टाग्राम चला रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको मतलब यही बात है कि अगर यूटिलाइजेशन करना है। हाँ, पहले अगर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, पहले अगर 10-12 घंटे पढ़ रहे थे, तो अगर आप उसको 40-30% पे भी ला रहे हो तो एटलीस्ट 4-5 घंटे पढ़ो, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। उसको यूं नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो पे ले आओ। और जहाँ तक रही फोकस की बात, मैं भी ये बोलता हूँ कि जहाँ पे आपको पहुँचना है, जो आपकी ड्रीम है, एक तो उसके बारे में सोचो कि अगर मैंने अकम्प्लिश कर ली तो मुझे क्या फीलिंग मिलेगी, मेरे घर वाले कितने खुश होंगे, ठीक है। उस फीलिंग को एज अ मोटिवेशन लो और अपनी आज तक की जर्नी को देखो कि अगर 2 साल से 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, तो अगर अभी पढ़ना छोड़ दिया तो पुरानी सारी वेस्ट है, क्योंकि आपकी कोई देख नहीं रहा है कि आप कितने साल पढ़कर आए हो। जो 3 घंटे आप पेपर में जाके अटेम्प्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ ऑन दैट बेसिस यू विल बी जज्ड, ठीक है। तो इस चीज को फोकस लेके पढ़ो, ना कि इसको लेके कि अच्छा यार पोस्टपोनमेंट हो गया तो बहुत टाइम मिल गया तो अब क्या है, अब तो छोड़ देते हैं, इसी छोड़ देते हैं। हाँ, एकदम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इसी से एक और क्वेश्चन प्रायुष आता है कि अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो और अगर बाकी लोग पढ़ रहे हैं, इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो क्या तुम पीछे जा रहे हो या तुम वहीं खड़े हो? तो यार भैया आपने जो बात कही ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है आपको पढ़ने का। क्योंकि यार देखो, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो और दूसरे मतलब ऐसा नहीं कि यार आप नहीं पढ़ रहे हो तो दूसरे 10 बंदे वहां पढ़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि सब कोई कंफर्ट जोन में चला गया। यार कुछ बंदे अभी भी हैं जो पढ़ रहे होंगे और वो आपसे डेफिनेटली आगे निकल जाएंगे, और अगर वो आपसे आगे निकल गए तो आपकी परसेंटाइल ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। तो प्लीज यार मतलब ये भी एक रीजन होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे अगर कोई वेब सीरीज देख रहा हूँ, फिर मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे 10 बंदे और हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो मेरे से आगे निकलते जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत फियर्स होने वाला है। तो प्लीज यार पढ़ाई करो, क्योंकि ये रीजन भी होना चाहिए आपका, है ना, कि मेरे से आगे निकलने के लिए भी बहुत बच्चे खड़े हैं, और जो जितना ज्यादा इस वक्त को यूटिलाइज कर लेगा ना, वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले अटेम्प्ट्स में। और इसको वक्त को मैंने पिछले साल भी तुम्हें यही बोलता था, अभी भी यही बोलता हूँ कि इस वक्त को हम ऐसे भी ले सकते हैं ना कि अगर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा 1-2 महीने मिल गए हैं तो या तो सिलेबस ज़्यादा कवर कर लें, या जो वीक टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें। हम सेम प्रिपरेशन में जाना चाहते हैं, जो अगर हम पोस्टपोन ना होता तो हम दे के आते पेपर। मतलब हमें टाइम मिल गया तो हम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली वही चीज़ है, टाइम हमें वेस्ट ना करके उसे यूटिलाइज, मतलब अब कोई भी एग्जाम होता है हम सोचते हैं कि यार 1 हफ्ता और होता तो मैं तो इस एग्जाम को फोड़ देता। ये चीज हमेशा होती है ना, कि 1-2 दिन और मिल जाता है और मैं तो फुल ले आता। तो वो चीज यार आपको जो आपके सामने आपका सपना पूरा हो गया, आपका एनटीए ने और टाइम दे दिया, तो उसे यूटिलाइज करो ना यार। अब हाँ, वो थोड़ा अनसर्टेनिटी के साथ आया है, बट यूटिलाइज करोगे तो फायदे में रहोगे। और एक और इससे क्वेश्चन उठता है कि जब माइंडसेट कैसे रखें, जब पोस्टपोन हुआ है, फिर जब डेट पास आने लगती है तो पता चलता है फिर पोस्टपोन हो गया, डेट पास आने लगती है फिर पता चलता है और पोस्टपोन हो गया। तो ऐसे में अपनी फाइनल तैयारी कब करें, मतलब किस हिसाब से टाइम टेबल बनाए, कैसे शेड्यूल करें चीजों को?
यार देखो भाई, मैं तो हमेशा यही मान के चल रहा था। फॉर एग्जांपल हमारा जब पहला हुआ था पोस्टपोन, तो उसके बाद एनटीए ने बोला था कि हम एंड ऑफ मई में आपका एग्जाम कराने की कंडक्ट कराएंगे। हाँ। तो उसे ही अपनी डेट मान लो, है ना, कि आपका एग्जाम तभी होगा। आप ये मत सोचो कि एग्जाम दोबारा पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता, अभी कोरोना के केसेस क्या हो रहे हैं, तब कोविड का क्या होगा, इस चीज के बारे में मत सोचो, है ना, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप उसी को अपनी फाइनल डेट मानो। बाद में अगर पोस्टपोन होता है तो वो ठीक है, वो हमें फिर से एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, बट उसी को अपना फाइनल डेट मान के रखो जो स्टार्टिंग में। फॉर एग्जांपल अगर अभी एनटीए बोल देता है कि भाई मैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में कराने जा रहा हूँ पेपर, तो उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करो। ऐसा मत सोचो कि यार दोबारा पोस्टपोन हो जाएगा पेपर, तो अभी तो मैं कुछ मतलब अभी तो ऐसी मौज मस्ती कर लेता हूँ, ये चीज मत रखो, है ना। और मॉक टेस्ट अगर देखो मैक्सिमम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि आपके 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो गए हैं। अगर यार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करो, मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो, अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होने वाला था, प्रायुष ने खुद ही बोल दिया कि बच्चे अभी भी ये बोल रहे हैं कि भैया पहले सिलेबस कवर कर लेते हैं, मॉक टेस्ट बाद में देना शुरू करेंगे। तो द बिगेस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट? सिलेबस पहले खत्म करना है या मॉक टेस्ट पहले देने स्टार्ट करना है? यार भैया एक बात मैं आपको बता दूं कि सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है ना। अगर आप सिलेबस कंप्लीशन के पीछे ही भागने लग गए तो कभी ऐसा नहीं पॉइंट होगा। मतलब वो एक आइडियल कंडीशन हो जाती है यार कि आप कह दो मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि यार आप सपोज करो आपने 100% कर लिया, तो आपने जो चीजें स्टार्टिंग में पढ़ी होंगी आप उनमें से बहुत सारी चीजें भूल गए होगे इस वक्त। तो मतलब आप करते जाते हो चीजें, भूलते जाते हो चीजें, वो ह्यूमन टेंडेंसी। ऐसा नहीं कि यार आप हर चीज करते जाओगे हर चीज याद रहेगी, ऐसा बहुत रेयर, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। मैक्सिमम हम नॉर्मल जनता की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही चीज है यार, मॉक टेस्ट दो और एनालाइज करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आपका 60-70% सिलेबस हुआ है ना, तो आपने एक मॉक टेस्ट दिया, आपको पता चला भाई मेरे ये टॉपिक्स तो बहुत वीक है, इनसे तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं बना। दो मतलब ऐसा करो 2-3 मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है, एक हफ्ते में 2-3 मॉक टेस्ट दे दो, फिर उनकी एनालिसिस करो अच्छे से कि क्या आपके वीक टॉपिक हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स पे आपको और टाइम स्पेंड करना है, और उनको मतलब पूरा नोट डाउन करो, एनालिसिस करो। यार एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एनालिसिस आपको बताएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। वो चीज करोगे तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई अच्छा ये टॉपिक्स मुझे मेरे रह रहे हैं, ये मेरा सिलेबस रह रहा है, तो अगले हफ्ते आपने उन पे वर्क करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक आपने दोबारा से मॉक टेस्ट दिया, फिर आपने एनालाइज किया उन चीजों को कि अब कौन से वीक टॉपिक रह रहे हैं। तो मॉक टेस्ट को ऐसे मतलब कि यार वो टाइम वेस्ट है, उससे आपको बहुत चीजें पता चलती हैं जो आप शायद नॉर्मली ना पता लगा पाओ अपने मतलब। देखो मॉक टेस्ट पढ़ाई से हाँ बच्चे क्या करते हैं, एक बार मैं बीच में बोलूंगा कि बच्चे बोलते हैं कि भैया मॉक टेस्ट से अगर फायदा होता है तो ऐसा करते हैं हम ना डेली मॉक टेस्ट दे लेते हैं, बट उनको एनालिसिस क्या होता है ये उनको नहीं पता है। उनको लग रहा है कि बस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहेंगे तो हमारी इंप्रूवमेंट होती रहेगी। तो एनालिसिस क्यों जरूरी है वो बताओ। हफ्ते में 7 मॉक टेस्ट देना सही है या फिर 3 मॉक टेस्ट देके उनको 3 बार एनालाइज करना ज्यादा सही? नहीं देखो भैया, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहा हफ्ते में 7 मॉक टेस्ट, तो मतलब वो डिपेंड करता है यार। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है, मतलब आपका 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप हफ्ते में 7 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। अगर जेईई मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक मॉक टेस्ट दिया, आपने उसी दिन उसकी एनालिसिस कर ली, और फिर बचे हुए टाइम में जो भी आपने वीक टॉपिक फाइंड किए उन पे थोड़ा काम कर लिया, है ना। तो आप 7 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। मेरा मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरे जनवरी अटेम्प्ट से पहले 70-80% सिलेबस हो गया था। तो उसके बाद मैंने यार डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दिए थे, ठीक है। मेरे टीचर्स ने भी कहा था, मैंने भी दिए, और मुझे मतलब मेरे स्टार्टिंग में 110-120 नंबर आए थे, 117 नंबर आए थे पहले मॉक टेस्ट में, और जो मेरा फाइनल जनवरी वाला जेईई मेंस हुआ था उसमें 178 मार्क्स आए थे, मतलब फाइनल पेपर में। तो वही है, जितना भी इम्प्रूवमेंट हुआ मैं एक ही उसका रीजन मानता हूँ, मैंने मॉक टेस्ट दिए, उनकी एनालिसिस की। एनालिसिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार, ये चीज पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। मुझे डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर यार आप थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करने लग जाते हो तो आप अल्टरनेटिव डेज पे दे सकते हो। हफ्ते में 2 दिन आपने फिक्स कर लिए, है ना। अगर आपको उतना ज्यादा, आपका सपोज करो 50% सिलेबस ही हो रखा है, तो आप हफ्ते में 2 ही दिन मॉक टेस्ट दो, ठीक है। बाकी दिन अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, पर मॉक टेस्ट मतलब ऐसा मत करो कि मॉक टेस्ट हम दे ही ना रहे हो, ठीक है। वो चीज मत करना, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें क्या सीखने को मिलता है, जो आप बोल रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी होती है, बेटर टाइम मैनेजमेंट हमें आती है कि एग्जाम टेम्परामेंट प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट को यार ऐसे मत दो कि अगर वो 90 क्वेश्चन हैं तो आपके पास कोई लिमिट ही नहीं है। आप बोल रहे हो 1 घंटा अभी कर लिया, 1 घंटा कल कर लूंगा, 1 घंटा बाद में कर लूंगा, उसको रेप्लिकेट करके जो जेईई वाला होता है उन्हीं 3 घंटों में बैठ के दो, ठीक है। एग्जाम टेम्परामेंट आया, मेंटल प्रेशर हैंडल करना आया, वीक टॉपिक के बारे में पता चला कि ये टॉपिक मुझे लगता था मुझे अच्छे से आता है, बट ये मुझे नहीं आता, इसमें मुझे और काम करना है,
ठीक है, सिली मिस्टेक्स जो करते हैं। थोड़ा आपको आइडिया भी लगता है, हाँ, कि आपको आइडिया लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ऐसा भी मत करना इररिलेवेंट मॉक टेस्ट, हम कोई भी मॉक टेस्ट उठा के दे रहे हो, रेलेवेंट मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, एनटीए अभ्यास आपके दे सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपरों को दे सकते हो, या ठीक है। ऐसा फरवरी भी मार्च ज्यादा में इररिलेवेंट अटेम्प्ट हुआ मॉक है, टेस्ट, फरवरी मार्च में जो हाँ, वही एग्जाम हुए हैं exactly। उनको उठा के दो। मैंने भी अपने Exactly। जनवरी के और- बाद, मेरा जनवरी में ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं था, मैंने भी मॉक टेस्ट दिए जनवरी वाली, उनको एनालाइज किया, उसी से मेरा बहुत फर्क पड़ गया अप्रैल अटेम्प्ट। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रियलाइज नहीं होता, हमें लगता है कि ये स्कूल चल रहा है, बस ना प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहो। पेपर कैसे देना है वो जाए भाड़ में, बस हम पढ़ते रहेंगे। वो चीज यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मतलब मेरे कोचिंग में ऐसे बहुत सारे बंदे थे जिन्होंने अपना बहुत अच्छा, मतलब उनका सिलेबस भी हो रखा था, वो बहुत पढ़ते भी थे, ऐसा नहीं था पढ़ते नहीं थे, बट वो इनका एग्जाम टेम्परामेंट शायद उतना अच्छा नहीं बिल्ड हो पाया। फाइनली जो उनका स्कोर आया था वो मेरे से कम आया, ठीक है। ऑल्दो उनकी प्रिपरेशन मेरे से अच्छी थी, बट उनका फाइनल स्कोर मेरे से कम आया। उसका मेन रीजन वही यार, वो एग्जाम टेम्परामेंट उनके अंदर बिल्ड नहीं हो पाया। तो ट्राई करो यार, एग्जाम टेम्परामेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जेईई मेंस में यार मतलब एक तरह से कह सकते हो ये कि आपने कितना कुछ पढ़ा, ये किया वो किया, उस पे चीजें नहीं डिपेंड करती। आप उन 3 घंटों में क्या करते हो, सब कुछ उस पे डिपेंड करता है ना। आपने 2 साल कितनी मतलब मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे भैया जो वेल डिजर्विंग थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, मतलब वो पूरे दिन आते थे, कोचिंग में पढ़ते थे, और मतलब क्वेश्चंस भी सॉल्व करते थे जब टीचर्स क्लास में पूछते थे। नॉलेज 100% है, बट पेपर देना नहीं आता, तो सॉरी टू से आपकी रैंक नहीं आएगी। वही जेईई मेंस ऐसा नहीं है कि एडवांस में हो सके आप अच्छा स्कोर कर जाओ, बट जेईई मेंस में यार स्पीड एक्यूरेसी सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, और ये प्रैक्टिस से ही आती हैं। बिल्कुल, नॉलेज आपको बहुत ज्यादा है तो हो सकता है एडवांस में आप अंडर 2000 भी निकाल जाओ, बट मेंस में क्योंकि स्पीड का खेल है तो हो सकता है आप 15,000 के अंदर भी ना आए। दिस इज वेरी मच पॉसिबल।